Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our topic is Newton's laws of motions. Students, यहाँ हमारे पास न्यूटन्स के 3 लॉज हैं, जिनमें से फर्स्ट एंड थर्ड दीज टू आर द शॉर्ट क्वेश्चंस, और जो सेकंड न्यूटन्स का लॉ है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन है और हम उसको लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही गो थ्रू करेंगे. So let's start our topic. स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो फर्स्ट टॉपिक है ये होगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. स्टूडेंट्स, अगर आपको कल वाले क्वेश्चंस और टॉपिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन याद हो तो हमने एक वर्ड यूज़ किया था इनर्शिया का, और उससे पहले एक वर्ड यूज़ किया था हमने फोर्स का. फोर्स के रेलेवेंट अगर आप ये बात ध्यान में रख लें एक दफ़ा दोबारा से, कि फोर्स हमें हेल्प करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने में भी और स्टॉप करवाने में भी. इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट रेजिस्ट करता है अपने चेंज को, अपनी स्टेट के अंदर चेंज को हमेशा रेजिस्ट करने वाली प्रॉपर्टी का नाम इनर्शिया है. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और हम इस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को कुछ इस तरह से कंसीडर करेंगे. अगर मैं आपको एक कॉमन वर्ड्स में बता दूँ, इसमें ये ऑब्जर्व किया गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट, इफ द ऑब्जेक्ट इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर वो रेस्ट की हालत में है, रुका हुआ है, तो वो उसी तरह से स्टॉपिंग पोजीशन में, रेस्ट की पोजीशन में ही रहेगा. एंड सेकंड पॉइंट इज, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो कॉन्टिन्यूसली ऐसे ही मूव करता रहेगा. स्टूडेंट्स, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अंदर हमने इन्हीं 2 पॉइंट्स को हमेशा अपने जहन के अंदर रखना है, जो ये डिस्क्राइब करते हैं हमें बॉडी एट रेस्ट एंड बॉडी एट मोशन. मोशन स्टूडेंट्स, इन 2 पॉइंट्स को हम अपने जहन के अंदर रखेंगे, और ये हमारे पास ये बॉडी एट रेस्ट एंड बॉडी इन मोशन. इसमें हमारे साथ फर्दर 2 कंडीशंस आ जाती हैं. स्टूडेंट, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अंदर न्यूटन्स ने हमें ये डिस्क्राइब किया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की कंडीशन में है तो एज इट इज ये रेस्ट की कंडीशन में रहेगा कि अनटिल हम इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स यूज ना करें. एंड सेम एज इफ अ बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ मोशन, it remains continuously in a state of motion until the no external force acts on it. तो तब तक ये ऑब्जेक्ट रुकेगा नहीं जब तक कि हम खुद से फोर्स लगाकर इसको रोकने की कोशिश नहीं करेंगे. सो दिस इज अ वेरी सिंपल न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. यहाँ इस न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की हमने डेफिनेशन याद रखनी है, और 2 टर्म्स हैं ऐसी और जो हमने इसके साथ याद रखनी है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट हमारे पास स्टूडेंट्स ये आएगा this is the net force. Students, for example, अगर एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली हैंग कर दिया जाए तो इस पर लगने वाली तमाम की तमाम फोर्सेस का जो सम है उसको हम कहेंगे ये नेट फोर्सेस है. इसको कैलकुलेशन के अंदर अगर हम फिजिकली या वेक्टर के लिहाज से अगर इसको देखें तो डाउनवर्ड एक्ट करने वाली फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स, इस ऑब्जेक्ट का मास एंड जी व्हेन दे बोथ कंबाइन टुगेदर mg इट विल बिकम एज अ वेट. सेकेंडली, इस ग्रेविटेशनल फोर्स की रिएक्शन में हमें एक रिएक्शन फोर्स मिलेगी. सो रिएक्शन फोर्स, क्योंकि यहाँ पर एक टेंशन के अंदर है, एक स्ट्रिंग के अंदर है, इसलिए हम इसको नाम देंगे यहाँ पर टेंशन का.
और स्टूडेंट्स अगर हम खुद से एक और फोर्स लगाकर इसको मूव करना चाहें, फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको यहाँ से यहाँ पर लाना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पर फोर्स लगानी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स इस कंडीशन के अंदर इस वक्त इस ऑब्जेक्ट पर लगने वाली 3 फोर्सेस हैं। फर्स्ट वन इज द सिंपल फोर्स दैट वी आर अप्लाइंग, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड टेंशन। तो इन तीनों फोर्सेस का जो सम अप रिजल्ट होगा हम उसको नाम देंगे नेट फोर्स का। जो सेम इंस्टेंट ऑफ पॉइंट के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रही हो उसे हम नाम देंगे नेट फोर्स का। सेकेंडली स्टूडेंट हमारे पास एक और पॉइंट जनरेट होगा, लॉ ऑफ इनर्शिया। स्टूडेंट्स न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अंदर जैसे मैंने ये कहा, फॉर एग्जांपल कि अ बॉडी, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट रिमेन्स in a state of rest until the no external force act on it, and same as if a body is in a state of motion then it continues its state of motion until the no external force act on it। तो यहाँ पर ये जो चेंज था जो कि इसकी इनर्शियल प्रॉपर्टी थी जो चाह रही थी कि ये अपनी स्टेट को चेंज ना करे, यानी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहे, अगर मोशन में है तो मोशन में रहे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये ऐसा ना हो तो हमें खुद से फोर्स लगानी पड़ती है। जैसे इस एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर इस मैस के ऊपर ये फोर्स ना लगे तो ये ऑब्जेक्ट एज इट इज यहीं पर रेस्ट की पोजीशन में रहेगा। लेकिन अगर आपने इस पर फोर्स अप्लाई कर दी, अब ये ऑब्जेक्ट कॉन्टिन्यूसली अपनी वाइब्रेटरी मोशन के अंदर आ जाएगा और तब तक वाइब्रेटरी मोशन में रहेगा जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स, चाहे वो हम लगाएं चाहे वो ग्रेविटेशनल हो, जिसकी वजह से ये रुक जाए। तो ये रेजिस्टेंस इसके अंदर आती है, ये इनर्शियल प्रॉपर्टी इस ऑब्जेक्ट के अंदर आती है। तो इसी इनर्शियल प्रॉपर्टी की वजह से हम एक लॉ ऑफ इनर्शिया जनरेट करते हैं और वो लॉ ऑफ इनर्शिया हमारे पास न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ही है। सो इट्स मीन्स दैट स्टूडेंट्स अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज लॉ ऑफ इनर्शिया, सो यू कैन डिस्क्राइब इट एज ड्यू टू इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। और अगर आप डेफिनेशन डिस्क्राइब करना चाहेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, सो वी कैन डिस्क्राइब इट एज if a body is in a state of rest, it continuously in a state of rest, and if a body is in a state of motion, it continues its state of motion until the no external force acts on it। So हमें इन न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में 3 बातों को याद रखना है, जिसमें सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन, नेट फोर्स की डेफिनेशन एंड लॉ ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन। तो स्टूडेंट्स चलते हैं हम अपने न्यूटन्स के सेकंड लॉ की तरफ, जो एक लॉन्ग क्वेश्चन है और हम उसको उस लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से ही कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर है हमारे पास न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है और इस लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहले हमारे पास जो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है वही हमें हेल्प करता है इसको कंटिन्यूस करने में। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में है, so it remains in a state of rest until no external force acts। so अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में था, हम चाहते थे कि उसको मूव करवाएं। फॉर एग्जांपल हम इसकी एग्जांपल को भी यहाँ डिस्कस करते हैं। लेट्स सी, if we have a mass m of an object and we are trying to push it in the direction of पॉइंट ए, तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से मूव करवाने के लिए। जैसे ही हम इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसकी जो रेस्ट की पोजीशन थी वो डिस्टर्ब होगी और ये ऑब्जेक्ट अपनी मोशन को कंटिन्यू कर देगा टुवर्ड्स द पॉइंट ए। स्टूडेंट्स यहाँ पर जैसे ही हम इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, ऑब्जेक्ट्स के अंदर तो मोशन आ गई है, लेकिन अब हमारे पास कुछ नए क्वेश्चंस जनरेट होना शुरू हो जाते हैं और वो क्वेश्चंस ये हैं
कि हमें इस मैस के ऊपर कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी कि ये ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड मूव करे। जैसे फॉर एग्जांपल एक जनरल इंफॉर्मेशन के लिहाज से देखें तो नॉर्मली हम जब भी कोई काम करने लगते हैं, फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू पिक अप मार्कर, तो इस मार्कर को देखकर मुझे ये अंडरस्टैंड हो जाएगा कि मुझे इस पर कितनी फोर्स लगानी है। एंड सेम एज अगर मुझे बहुत ही हैवी ब्लॉक उठाना पड़ जाए तो उसके लिए भी मेरे जहन में फ़ौरन ये कंक्लूजन और न्यूरॉन्स मैसेज भेज देंगे, ये कंक्लूजन जनरेट कर देंगे कि इस मैस को उठाने के लिए बहुत ही ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली हमें ये देखना था कि कितने मैस पर कितनी फोर्स लगेगी, और फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम इस मैस के अकॉर्डिंग उस पर फोर्स अप्लाई कर दें तो यहाँ पर इस मैस में प्रोड्यूस होने वाला एक्सीलरेशन जो है वो कितना होगा। अब ये भी हमारे पास कुछ पॉइंट्स यहाँ पर कंक्लूड होने लग जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन्हीं दो बातों को कंक्लूड करना न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन का काम था, जो इसने बहुत ही अच्छे अंदाज में किया। अब हम देखते हैं कि कंक्लूजन हमें मिला क्या। सबसे पहले आते हैं हम अपनी न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन पर। स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए मैं हेल्प लूँगा अपने फॉर्मूला की। और जैसे कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि फिजिक्स के अंदर आप अपनी डेफिनेशंस को, यूनिट्स को और फार्मूलाज को बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यानी अगर आप अपनी फिजिक्स को याद करना चाहते हैं तो फार्मूलाज को याद करना शुरू कर दें, क्योंकि फार्मूले की मदद से आपको डेफिनेशन भी याद हो जाएगी, उसका यूनिट भी याद हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम मैथमेटिकल डेरिवेशन की तरफ चलें अपनी इस एग्जाम्पल के थ्रू, तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन जो जनरेट हुआ था वो ये था कि इसके अकॉर्डिंग हमें कितनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ी थी। तो हमने ये कंसिडर किया कि स्टूडेंट्स, हम फोर्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रखेंगे मैस के। इट्स मीन्स दैट कि अगर हमारे पास मैस की क्वांटिटी कम होगी तो हमें फोर्स भी कम लगानी पड़ेगी। सेम एज अगर मैस की क्वांटिटी ज़्यादा है तो हमें फोर्स की क्वांटिटी भी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। सो दीज टू आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। द इंक्रीज इन द फर्स्ट क्वांटिटी ऑल्सो इंक्रीज द सेकेंड क्वांटिटी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक पॉइंट हमारे पास ये जनरेट हो गया। सेम एज हम लोग चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट स्टूडेंट्स ये था कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं जिसका मैस m होगा तो उसमें एक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा इस डायरेक्शन में। अब स्टूडेंट्स, एक्सीलरेशन का रिलेशन भी हमने देखना है अपने मैस और फोर्स के साथ। स्टूडेंट्स, यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये कंसीडर करेंगे कि हमारे पास जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए, उसमें एक्सीलरेशन या स्पीड भी उतनी ही ज़्यादा होगी। सेम एज अगर आप फोर्स कम अप्लाई करेंगे तो आपका एक्सीलरेशन भी कम होगा। इसकी एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि अगर आप फुटबॉल को किक करो तो वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप उसको हिट करो बहुत ही ज़्यादा फोर्स के साथ तो वो बहुत दूर तक जा सकता है। सो ये एक डायरेक्ट रिलेशन था और इस डायरेक्ट रिलेशन को हम पॉइंट आउट करते हैं एज अ पॉइंट नंबर 2। थर्ड पॉइंट स्टूडेंट्स ये है, हमारे पास फोर्स का मैस के साथ और फोर्स का एक्सीलरेशन के साथ तो रिलेशन आ गया। नाउ वी हैव टू चेक दैट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्सीलरेशन एंड मैस। स्टूडेंट्स, यहाँ पर फिर एक हमारे पास नया कंसेप्ट जनरेट हुआ और हमने फिर ये भी कंक्लूड किया कि फॉर एग्जांपल कि अगर मैस हमारे पास बहुत ही ज़्यादा है, ये उस कंडीशन में था कि when we put our force at constant point, अगर हम अपनी फोर्स को कांस्टेंट रखें, यानी फॉर एग्जांपल कि मैं दो डिफरेंट मैसेज के लिए फोर्स की क्वांटिटी 10 न्यूटन रख लूं। लेट्स सी कि मैं यहां पर 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा हूं और यहां पर भी 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, लेकिन इसका मैस स्मॉल है, इसका मैस ग्रेटर है, तो यहाँ पर जो इसके अंदर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा। स्टूडेंट्स, अगर मैं 10 न्यूटन की फोर्स स्मॉल ऑब्जेक्ट पर लगाऊंगा तो ये ऑब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा स्पीड से मूव करेगा, लेकिन अगर इस हैवी मैस पर मैं वही सेम 10 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करूं तो ये मैस हमारा बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता। तो इसका मतलब ये है
कि हमारे पास मैस ज़्यादा होने की वजह से एक्सेलरेशन कम है और मैस कम होने की वजह से स्पीड और एक्सेलरेशन ज़्यादा है व्हेन वी सेट द फोर्स इन अ कांस्टेंट पोजीशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास एक और कंक्लूजन रिलेट हुआ और वो ये था कि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैस। स्टूडेंट्स दो तरह के हमारे पास जॉइंट रिलेशंस आते हैं जिसमें एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यह है कि इफ वी इंक्रीज द फर्स्ट क्वांटिटी सेकंड विल आल्सो इंक्रीजेस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यह है कि इफ वी इंक्रीज द फर्स्ट क्वांटिटी द डिक्रीज इन सेकंड क्वांटिटी शोज। सो यहाँ पर अगर आप एक्सीलरेशन को चाहते हैं कि ये ज़्यादा हो तो मैस कम करेंगे, अगर आप चाहते हैं कि एक्सीलरेशन कम रहे तो आपको मैस का वजन यानी मैस बढ़ाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया थर्ड पॉइंट। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम अपने इन 3 पॉइंट्स को कंक्लूड करने लगे हैं और इनको सम अप करके अपनी एक फाइनल इक्वेशन ड्रॉ करेंगे और फाइनल इक्वेशन स्टूडेंट्स हमारे पास इन तीनों को कंबाइन करने से कुछ यूं बनती है। अगर हम फर्स्ट 2 को कंबाइन करें सो वी गेट द वैल्यू एज, हम यहाँ लिख लेते हैं बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को कंबाइन करेंगे तो स्टूडेंट्स हमें एक रिलेशन मिलता है एंड दैट इज F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू MA। स्टूडेंट्स F इज इक्वल टू MA में हमारे पास अभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आ रहा है और हम इसको इक्वलिटी के साथ बैलेंस करना चाहते हैं। तो अगर हम इसको इक्वलिटी के साथ बैलेंस करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स उसके लिए हमें कुछ यूं करना पड़ेगा, इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करने के लिए हमें प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा और हम यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यूज करेंगे K। स्टूडेंट्स इफ वी प्लेस द K इंस्टेड ऑफ द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन सो वी गेट द वैल्यू एज F इज इक्वल टू KMA। K हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट्स एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और हम इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की कॉमनली वैल्यू भी कंसीडर करते हैं व्हिच इज इक्वल टू 1। सो if we place the value, if we substitute the value of K in a given formula, we finally get the answer as F is equal to MA, and this is our final formula and final conclusion for the Newton's second law of motion, which describe the definition of Newton's second law of motion as. Now how could we define the Newton's second law of motion with the help of this formula? Now let's see. Students हम simply you define करेंगे, the force applied on an object produces an acceleration in a body. The magnitude of this acceleration is directly proportional to force and inversely proportional to the mass of an object. स्टूडेंट्स अगर इस फॉर्मूला से कंक्लूजन ना हो तो आप अपने 3 बेसिक पॉइंट्स पर आ जाएं। फॉर एग्जांपल, force is directly proportional to mass. It means that when we apply a force on object of mass m, it produces an acceleration, and the magnitude of this acceleration is inversely proportional to the mass of an object. So this is the definition of our Newton's second law of motion as well. हम यहाँ पर इसमें डेफिनेशन को भी लिख लेते हैं। हम अपने डेफिनेशन को भी यहाँ पर स्टूडेंट्स कंक्लूड कर लेते हैं। When we apply a force on object of mass m, it produces an acceleration in a body which is directly proportional
to the force and inversely proportional to the mass of an object, and still the formula is F is equal to ma. तो स्टूडेंट्स हमने अपने इस फार्मूले के साथ अपनी डेफिनेशन को कंक्लूड किया कि व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m it produces an acceleration in a body and the acceleration produces in a body is directly proportional to the force applied and inversely proportional to the mass of an object. So स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं अपने यूनिट की तरफ. अगर हमने यूनिट को डिस्क्राइब करना है तो हम यूनिट किस तरह से यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं और उसकी डेफिनेशन को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं. स्टूडेंट्स यूनिट को फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले फॉर्मूला चाहिए और फार्मूले के साथ हमें अपने कुछ बेसिक यूनिट्स को, जिनमें से बेस यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स जो हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़े थे, हमें कुछ वो भी याद रखने पड़ेंगे. तो स्टूडेंट्स अगर मैं उनको यूज़ करूं तो मुझे पता है कि फोर्स का जो यूनिट है दैट इज़ न्यूटन एंड रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर n. द यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम and the unit of acceleration is meter per second square. So students अगर हमसे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का यूनिट पूछ लिया जाए, so simply the unit of force is Newton and Newton is equal to किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर. स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम इसकी यूनिट की डेफिनेशन को भी याद रखना चाहें तो इसके लिए भी एक बहुत ही अच्छी ट्रिक आपको बताता हूँ. स्टूडेंट्स आपने उसको अपने जहन में रखना है और अपनी डेफिनेशन को भी याद कर लेना है. स्टूडेंट्स लॉजिक ये है, हम अपनी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन को ही यूज करेंगे बट वी ऐड सम यूनिट्स इन देयर प्लेसेस एज व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ मास. स्टूडेंट्स यहाँ पर अपनी डेफिनेशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग हर यूनिट के साथ एक सिंगल लेटर का डिजिट 1 भी ऐड करेंगे ताकि हम अपनी यूनिट की डेफिनेशन को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर सकें. और अब अपने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन को ही यूज़ करेंगे, लेकिन उन डेफिनेशंस के अंदर आपकी प्रॉपर जो टर्म्स थी उनके साथ उनकी यूनिट्स को भी ऐड करेंगे. और हम यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं. स्टूडेंट्स द फोर्स applied, the force of 1 Newton. स्टूडेंट्स इस तरह से भी हम इसे डिस्क्राइब कर सकते हैं. When we apply a force, तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ बनती है. When we apply a force of 1 Newton on the object of mass 1 kilogram, the acceleration produces in a body is 1 meter per second square. So this is simply as the definition of the unit of Newton's second law of motion and as well as the definition of Newton. यही डेफिनेशन हम न्यूटन के लिए भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, यही डेफिनेशन हम यूनिट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के लिए भी डिस्क्राइब कर सकते हैं. सो उम्मीद है कि आपको ये वाला टॉपिक भी आज का समझ आ गया होगा. लेट्स मूव टुवर्ड द थर्ड पॉइंट एंड विच इज द न्यूटन्स थर्ड. सो स्टूडेंट्स अब हमारे पास अवेलेबल है न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन और हमने अब इसको भी डिस्कस करना है. स्टूडेंट्स न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अंदर न्यूटन को एक और कंसेप्ट जनरेट हुआ उस वक्त जब स्टूडेंट्स उसने ये 2-3 एग्जांपल्स को ऑब्जर्व किया, जिसमें से एक कॉमन एग्जांपल ये थी कि व्हेन वी फायर्ड अ बुलेट फ्रॉम द गन तो इट रिकॉइल्स. जैसे ही हम बुलेट को फायर आउट करते हैं, बुलेट तो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से फॉरवर्ड मूव कर जाता है, लेकिन उसका एक रिएक्शन हमें हमारे शोल्डर पर फील होगा. सेम एज स्टूडेंट्स ही फील्स दैट कि व्हेन वी लाई अ बुक ऑन अ टेबल, हाउ कैन इट सेट ऑन द टेबल. जैसे ही हम किसी बुक को एक टेबल पर रखते हैं तो ये वहाँ पर स्टिल कैसे रहती है जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे की तरफ खींच रही है, और ये बुक जो है वो टेबल को
क्रॉस करके नीचे ज़मीन की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ क्यों नहीं चली जाती। सेम एज सूरज ने ज़मीन को अपनी तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ खींचा है, अट्रैक्ट कर रही है। सेम एज हमारी अर्थ जो है वो अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। और ये तमाम चीज़ें भी आपस में स्टेबल कैसे हैं, जबकि सारी फोर्सेस एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रही हैं। फिर हमारे पास एक और क्वेश्चन भी यहाँ पर जनरेट होता है कि अगर हम बैलून के अंदर एयर फिल करें और उसी के साथ हम अपनी उसका माउथ ओपन किए बगैर उस बैलून को ओपनली छोड़ दें, तो बैलून जो है स्टूडेंट्स वो भी रैंडमली मूव करेगा। और थर्ड, इसके बाद हमारे पास जो पॉइंट ज़हन में आता है वो ये स्टूडेंट्स आता है कि अगर हम रॉकेट को यूज़ करते हैं तो रॉकेट के अंदर रॉकेट की जो फायर है वो बैकवर्ड मूव कर रही होती है, नीचे की तरफ एग्जॉस्ट हो रही होती है, लेकिन जो रॉकेट है उसकी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट जो है वो अपवर्ड रहती है। हाउ इज़ इट पॉसिबल? तो ये सारी की सारी कुछ कंडीशंस थी, कुछ एग्जांपल्स थी जो न्यूटन्स के माइंड में एक न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी ले आया। एंड व्हाट इट इज सेड, Newton's third law of motion said that simply every action in this universe have equal reaction। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास फिर ये कंसेप्ट जनरेट हुआ कि इस दुनिया में हर ऑब्जेक्ट जिस पर आप एक एक्शन अप्लाई करेंगे उस एक्शन के बदले में आपको उसका रिएक्शन भी सेम पोजीशन में मिलेगा, और ये एक्शन और रिएक्शन आपस में इक्वल हैं विद द हेल्प ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। लेकिन एक चीज इनको आपस में मुख्तलिफ भी रखती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स इसकी एक जनरल एग्जांपल भी यहाँ पर मैं आपको देना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल आप ये देखें कि मैग्नीट्यूड कैसे सेम रहेगा और डायरेक्शन कैसे सेम रहेगी। अगर आप अपनी रियल लाइफ के अंदर स्टूडेंट्स आप अपने कभी किसी फ्रेंड को एक स्लैप करें, थप्पड़ मारें, तो रिएक्शन में वो भी आपको एज इट इज ही थप्पड़ मारने की कोशिश करेगा। सो जैसे आपने एक एक्शन अप्लाई किया, सेम वो भी आपको रिएक्शन देने की जो है वो कोशिश करेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ ऑपोजिट ये थी कि आपकी स्लैप की डायरेक्शन टुवर्ड्स हिमसेल्फ थी और उसके स्लैप की डायरेक्शन जो है वो आपकी तरफ होगी। इट्स मीन्स बोथ द डायरेक्शंस आर ऑपोजिट टू ईच अदर। सो सेम एज अगर हम रॉकेट की एग्जांपल को भी यहाँ पर स्टूडेंट्स डिस्कस करें, तो रॉकेट में हमारे पास जो फायर एग्जॉस्शन थी वो डाउनवर्ड थी और रॉकेट की जो मूवमेंट थी वो अपवर्ड थी। सो ये रिएक्शन और एक्शन आपस में बैलेंस हो जाते हैं। इसी वजह से हमारी दुनिया के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो स्टेबल हैं। स्टूडेंट्स आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा कि ये एक्शन और रिएक्शन का बैलेंस ही है जो अल्लाह ताला ने क्रिएट किया, जिसकी वजह से हम अपनी ज़मीन पर स्टेबली खड़े रह सकते हैं। और इसी तरह हमारी जो बुक्स हैं वो भी टेबल पर मौजूद रहती हैं। अगर ये सारे के सारे एक्शन और रिएक्शंस ना हो तो फिर हम लोग अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन नहीं रख सकेंगे। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं हम अपनी डेफिनेशन की तरफ, जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। वी कैन डिफाइन द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एज एवरी एक्शन हैज़ इक्वल रिएक्शन इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। सो सिंपल यस। सो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आज के न्यूटन्स के 3 लॉज जो हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे।